शुरू करते हैं। आज बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी। बायो का अर्थ जीवन, जबकि लॉजी का अर्थ अध्ययन। बायोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना है, बायो प्लस लॉजी अर्थात जीवन का अध्ययन, जिसके जनक अरस्तु, बायोलॉजी के जनक अरस्तु है। आगे उल्लेखनीय है कि बायोलॉजी के दो भाग हैं, एक बोटनी और जूलॉजी। बोटनी में पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, जबकि जूलॉजी में जीव जंतु का। जबकि बोटनी के पिता थियोफ्रेस्ट है, जबकि जूलॉजी के पिता अरस्तु। आगे परीक्षा के दृष्टि से निम्नलिखित भागों में बात कर बायोलॉजी को देखा जाता है। कौन कौन है? तो साइटोलॉजी, जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। न्यूट्रिशन यानी पोषण, डिजीज यानी बीमारी, तंत्र यानी सिस्टम, जिसमें पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र दोनों आ जाएगा। जबकि प्लांट वर्गीकरण वही टेक्सोनोमी और अन्य बातें। इतना काफ़ी है। तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर कोशिका। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, जिसके जनक रॉबर्ट हुक। जिसके जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है, जिन्होंने माइक्रोग्राफी लिखा। कौन सी पुस्तक लिखा? माइक्रोग्राफी पुस्तक किसकी? तो रॉबर्ट हुक की। जबकि जीवित कोशिका का खोज किसने किया? ल्यूवेन हॉक ने किसकी खोज की? तो जीवित कोशिका की। जबकि रॉबर्ट हुक ने किसकी? तो मृत कोशिका की खोज की। आगे अति महत्वपूर्ण है, कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। आगे सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, याद रखिएगा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। आगे सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र या नर्वस सेल। जबकि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, जबकि सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। आगे देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। न्यूरॉन नर्वस सेल में पुनः उत्पादन की क्षमता सबसे कम होती है, जबकि सबसे अधिक पुनः उत्पादन की क्षमता लीवर में। याद रखिए, तंत्रिका तंत्र में पुनः उत्पादन दोबारा बनने में उसको न के बराबर ही उसमें क्षमता होता है, जबकि लीवर में सबसे अधिक पुनः उत्पादन करने की क्षमता होता है। याद रखिएगा। आगे कोशिका के दो प्रकार है, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में कितने प्रकार के राइबोसोम? 70 प्रकार के। जबकि यूकैरियोटिक में 80 प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है। आगे तो प्रोकैरियोटिक जो है अविकसित जीव होता है। प्रोकैरियोटिक क्या है? अविकसित जीव है, जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका के अंग नहीं पाया जाता, यानी अविकसित है तो उसमें क्या कोशिका अंग नहीं पाएगा। जबकि यूकैरियोटिक यह विकसित होता है, सभी सेल ऑर्गन इसमें पाया जाता है। नोट है, प्लांट सेल और जंतु सेल में सेल्यूलोज और सेंट्रोसोम का अंतर होता है। तो सेल्यूलोज प्लांट सेल में, जबकि सेल्यूलोज जो है प्लांट सेल में, जबकि सेंट्रोसोम एनिमल सेल में। याद रखिएगा। आगे प्लांट का सेल वाल सेल्यूलोज का बना होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है। याद है, प्लांट का सेल वाल किस चीज़ का बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है, जो क्या चीज़ है? कार्बोहाइड्रेट है। आगे सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम किस में पाया जाएगा? जंतु कोशिका में, जबकि सेल्यूलोज प्लांट सेल में। आगे अब एक कोशिका के अंग। कोशिका में सेलवाल यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो किस चीज़ का बना होता है? काइटिन के। कोशिका हम अभी कोशिका भित्ति पर, कोशिका भित्ति किस चीज़ का बना होगा? सेलुलोज। चलिए, पौधे का सेलवाल जो है, पौधे में सेलवाल पाया जाता है, जो किस चीज़ का बना होगा? सेलुलोज का बना होता है। और यह पौधे में दृढ़ता उत्पन्न कर मजबूती देता है। आगे फंजाई में सेलवाल, याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। फंजाई में सेलवाल किस चीज़ का? इसका बनेगा काइटिन का। फंजाई में सेलवाल किस चीज़ का? तो काइटिन का बना होता है, वही फंजाई कवक। आगे जो काइटिन क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। आगे सेलुलोज और काइटिन दोनों जो है क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। नोट है, सेलुलोज धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जैविक पदार्थ है। जितना भी सेलुलोज जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक जैविक पदार्थ है, जैसे कि कपड़ा, लकड़ी, कागज, ये सब क्या है? सेलुलोज का ही उदाहरण है। आगे दूसरा, ये हो गया सेल वाल खत्म। अब ये दूसरा ऑर्गन है प्लाज्मा झिल्ली, यानी सेल मेम्ब्रेन। यह क्या है? यह प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। ये सेल जो है प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। जबकि
यह फास्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये तीनों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली किस चीज़ से बना होगा? तो फास्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों से मिलकर बना होता है। इसका काम चयनात्मक पारगम्यता यानी सेलेक्टिंग परमिएबल होता है, यानी चुनने का काम करता है, छानने का। जो अच्छा चीज़ है वो शरीर में प्रवेश करेगा, जो खराब है उसको बाहर फेंक देगा। यह सजीव संरचना का होता है, ऑटोमेटिक है, वो हमेशा जो काम करते रहता है। आगे तो प्लाज्मा झिल्ली भी खत्म। अब ये न्यूक्लियस, अगला अंग है न्यूक्लियस। कोशिका में न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। याद रखिए, कोशिका में न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह दोहरा स्तर का होता है। यह क्या है? दोहरा स्तर का होता है और ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से यानी कंट्रोलिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। आगे अब एक कोशिका के अंग डबल मेम्ब्रेन वाले। डबल मेम्ब्रेन का ट्रिक है एमपी, यानी माइट्रोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। यानी माइट्रोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड क्या है? तो डबल मेम्ब्रेन, यानी दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। तो पहले माइट्रोकॉन्ड्रिया को देखिए, इसे अल्टमैन ने खोजा जबकि बेंडा ने नाम दिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? अल्टमैन ने खोजा जबकि बेंडा ने नाम दिया। जबकि यह डबल मेम्ब्रेन यानी दोहरी झिल्ली युक्त होता है। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। आगे यह ऑक्सीश्वसन का हिस्सा है। माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या? ऑक्सीश्वसन का हिस्सा है। ग्लूकोज की ऑक्सीकरण से यहाँ ऊर्जा बनती है। माइट्रोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से यहाँ ऊर्जा बनती है और ऊर्जा के रूप में एटीपी का निर्माण होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा के रूप में एटीपी का निर्माण होता है, जबकि एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। इसे ऊर्जा का मुद्रा के नाम से जाना जाता है। आगे माइट्रोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर कोशिकीय श्वसन के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। याद रखिए, माइट्रोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली पे कोशिकीय श्वसन के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। अब नोट क्या है? तो एंजाइम जो क्या है? तो जैव उत्प्रेरक पदार्थ है। एंजाइम क्या है? तो जैव उत्प्रेरक है। जबकि एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है? प्रोटीनस होती है। एंजाइम क्या है? तो प्रोटीन है। याद रखिएगा, सभी एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते हैं। याद रखिएगा, सभी एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं, सॉरी होते हैं, सभी जितना भी एंजाइम हो सकते हैं, जितना भी एंजाइम है सभी प्रोटीन होगा, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होगा। अब ये माइट्रोकॉन्ड्रिया खत्म। अब ये प्लास्टिड, यह भी डबल मेम्ब्रेन होता है। ऊपर पर है एमपी, डबल मेम्ब्रेन का एमपी। तो यह भी जो डबल मेम्ब्रेन है जो सिर्फ पौधे में पाया जाता है। प्लास्टिड कहाँ पाया जाएगा? सिर्फ पौधे में पाया जाएगा। इसके 3 भाग हैं, यानी प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो पहला क्लोरोप्लास्ट को देखिए। क्लोरोप्लास्ट का हिंदी क्या होता है? हरित लवक। इसमें जो क्लोरोफिन पाया जाता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है? तो यह पीला और नारंगी होता है। पीला जेंथोफिल के कारण, जबकि नारंगी कैरोटीन के कारण। याद रखिएगा, पीला किसके कारण? जेंथोफिल, जबकि नारंगी किसके कारण? तो कैरोटीन के कारण होता है। आगे कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। कैरोटीन कहाँ पाया जाएगा? गाजर में पाया जाएगा। कैरोटीन शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत यानी लीवर के पास पहुंचकर विटामिन ए का निर्माण करता है। कैरोटीन जो है शरीर के सबसे बड़ा शरीर का सबसे बड़ा अंग ग्रंथि जो है लीवर, उसके पास पहुंच के ये विटामिन ए का निर्माण करता है। आगे नोट है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है जो प्रकाश के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखिएगा। आगे अब ये ल्यूकोप्लास्ट में क्या है? तो कोई इसमें कलर पिगमेंट नहीं पाया जाता है। यह भोजन अवशोषण यानी संग्रहण का काम करता है। याद रखिएगा, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? तो सिर्फ भोजन संग्रहण में काम करता है। नोट है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है जबकि इंसुलिन में जिंक। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है जबकि इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। अब ये सिंगल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन में माइट्रोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड खत्म। अब ये सिंगल मेम्ब्रेन का ट्रिक है जेल, GEL, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। तो गोल्जी बॉडी क्या है? इसकी उत्पत्ति एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। यह भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है और कोशिका के पैकेजिंग हाउस के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, जबकि इसमें प्रोटीन का संग्रहण एवं बदलाव किया जा सकता है।
इसमें यानी गोल्जी बॉडी क्या करता है, तो प्रोटीन के बदलाव करता है। हमेशा गोल्जी बॉडी के ऊर्जा परिवहन करना, यहाँ से वहाँ से यहाँ ले जाना। जबकि यह शरीर का मुख्य स्रावी अंग होता है। एटॉमिक स्रावी मतलब ये हमेशा चलाते रहना। जबकि यह एक झिल्ली से बना होता है। ऑटोमेटिक सिंगल मेम्ब्रेन पर रहता है। गोल्जी बॉडी कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन है। आगे अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह दो प्रकार का है। एंडोप्लाज्म क्या है, यह दो प्रकार, एक रफ और एक स्मूथ। रफ क्या करता है, तो रफ जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जबकि स्मूथ वसा का संश्लेषण करता है। एंडोप्लाज्मिक दो प्रकार का होता है, रफ और स्मूथ। रफ क्या करेगा, तो प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, जबकि स्मूथ क्या करेगा, तो वसा का संश्लेषण करेगा। आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य काम आंतरिक परिवहन को व्यवस्थित रखना, यानी फुला के रखना, आंतरिक परिवहन को व्यवस्थित रखना। अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम भी क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है, जबकि इसे आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। यह लाइसोसोम में शक्तिशाली एंजाइम पाया जाता है जो कोशिका की संरचना को तोड़ता है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम में क्या शक्तिशाली एंजाइम पाया जाता है जो कोशिका की संरचना को तोड़ता है, जिसके कारण इसे आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ खराब कोशिका को तोड़ता है, यह सिर्फ जो है खराब कोशिका को नष्ट करता है। यह इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और इसकी सर्वाधिक संख्या WBC में पाई जाती है। व्हाइट ब्लड कॉर्पस में लाइसोसोम की संख्या अधिक पाई जाती है। आगे अब ये नो मेम्ब्रेन यानी जिसमें कोई झिल्ली, बिना झिल्ली रहित है, तो इसका ट्रिक है कौन, तो CR यानी सेंट्रोसोम और राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या है, तो ये झिल्ली रहित होता है, इसमें झिल्ली नहीं पाया जाता है। इसका मुख्य काम प्रोटीन का संश्लेषण करना है। जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी एक भाग था जो प्रोटीन संश्लेषण करता था, कौन, रफ जो है, रफ जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और यहाँ राइबोसोम भी जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आगे अगला है लास्ट है सेंट्रोसोम। नो मेम्ब्रेन में सेंट्रोसोम क्या है, तो यह भी झिल्ली रहित होता है, लेकिन जंतु कोशिका में यह सिर्फ पाया जाता है। सेंट्रोसोम किस में, सिर्फ जंतु कोशिका में। आगे इसका मुख्य काम सेल डिवीजन, याद रखिए इसका मुख्य काम क्या है, तो कोशिका के विभाजन के समय क्रोमोसोम का बंटवारा करना है। सेंट्रोसोम का क्या काम होता है, कोशिका के विभाजन के समय क्रोमोसोम का बंटवारा करना। आगे अब ये मेन है केंद्रक, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पढ़िए, यह कोशिका का नियंत्रण कक्ष है। ऑटोमेटिक केंद्रक क्या है, तो कोशिका के नियंत्रण कक्ष है जो अपने आनुवांशिक पदार्थ के द्वारा कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। आगे केंद्रक में उपस्थित पदार्थ जीवों के आनुवांशिक लक्षणों को प्रदर्शित करता है। केंद्रक में उपस्थित पदार्थ जीवों के आनुवांशिक लक्षणों को प्रदर्शित करता है। जबकि ध्यान रखें, केंद्रक में, याद रखिएगा, केंद्रक में धागे की समान की एक संरचना पाई जाती है जिसमें क्रोमेटिन पाया जाता है जो DNA और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। याद रखिएगा, केंद्रक में जो है धागे नुमा एक संरचना पाई जाती है जो धागे नुमा संरचना क्रोमेटिन पाई जाती है। वही क्रोमेटिन, धागे नुमा संरचना को क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन कहा जाता है, जो किस चीज़ का बना होता है, तो DNA और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। अब ये DNA क्या है, तो DNA आनुवांशिक पदार्थ है जिस पर आनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती है। DNA पे क्या है, तो आनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती है। DNA का वह खंड जिस पर किसी विशिष्ट लक्षण के लिए आनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। याद रखिए, जीन का वह खंड जिस पर किसी विशिष्ट लक्षण के लिए आनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। आगे नोट है, जीन को आनुवांशिक की इकाई कहते हैं। जीन क्या है, तो आनुवांशिकता का इकाई है। मानव शरीर में लगभग 30,000 जीन पाया जाता है और यह जीन आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। मानव शरीर में लगभग कितना जीन, 30,000 जीन पाया जाता है, यह जो है जीन आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। जबकि क्रोमोसोम जीन का वाहक होता है। क्रोमोसोम क्या है, जीन का वाहक होता है जो कोशिका विभाजन के द्वारा जीन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भेजता है। याद रखिएगा, क्रोमोसोम क्या है, तो जीन का वाहक होता है जो कोशिका विभाजन के द्वारा जीन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भेजता है। आगे किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। जैसे कि मानव में 23 जोड़ा यानी 46 गो, जबकि मटर में 7 जोड़ा, यानी 14 गो, जबकि फ्रूट फ्लाई यानी चमगादड़ में 4 जोड़ा यानी 8। याद रखिएगा, फ्रूट फ्लाई में कितना, 4 जोड़ा यानी 8 जो है गुणसूत्र पाया जाता है। आगे
अब ये डीएनए और आरएनए, तो पहले डीएनए को देखिए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है। यह एक क्या है, तो मोनोमर है। डीएनए क्या है, मोनोमर है, जिसका पॉलीमर क्या है, सॉरी डीएनए पॉलीमर होगा, इसका मोनोमर होगा क्या, तो न्यूक्लियोटाइड होगा। डीएनए क्या है, तो पॉलीमर है, जबकि इसका मोनोमर क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड है। याद रखिएगा। आगे न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न संगठन हैं। न्यूक्लियोटाइड में बहुत सारे संगठन है। कौन, पहला है पेंटोज शुगर, पहला पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजिनस बेस। तो डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस 4 प्रकार का होता है। कौन कौन है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। नाइट्रोजिनस बेस में कौन है, तो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन है। जबकि तीसरा भाग इसका फास्फेट ग्रुप यानी फास्फोरिक एसिड। ये क्या है, तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न संगठन है। तो न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न संगठन कौन कौन है, तो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस, जबकि फास्फेट ग्रुप। तो नाइट्रोजिनस बेस 4 को कम से कम याद रखिएगा, यही में से क्वेश्चन आ गया। तो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। आगे अब ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने खोजा था, वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल किसने खोजा था, तो वाटसन एवं क्रिक ने। आगे अब ये आरएनए का पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। इसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। ऑटोमेटिक है, दोनों का नाम में स्पष्ट है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आगे इसकी इकाई भी न्यूक्लियोटाइड होता है। आरएनए की भी इकाई क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। इसकी कंपोजिशन भी लगभग डीएनए के समान होती है। अंतर सिर्फ पेंटोज शुगर की जगह राइबोज शुगर आ जाता है, और नाइट्रोजिनस बेस में थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। तो यहाँ नाइट्रोजिनस बेस में क्या आ जाएगा, तो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन की जगह यूरेसिल और साइटोसिन। बस थायमिन की जगह यूरेसिल, अब बाकी बाद तीनों का तीनों समान रहेगा। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन की जगह यूरेसिल और साइटोसिन। तो एडेनिन आरएनए में क्या रहेगा, तो एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। आगे आज के फास्फेट एसिड तो रहेगा समान ही। आगे आरएनए का काम कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण में इसकी मुख्य भूमिका होती है। आरएनए का मुख्य काम क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का मुख्य काम क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। जबकि अपवाद में ध्यान रखें, आरएनए जो है सजीवों में गैर अनुवांशिक पदार्थ है। याद रखिएगा, आरएनए जो है सजीवों में गैर अनुवांशिक पदार्थ है। जबकि अपवाद इसका क्या है, रेट्रोवायरस। याद रखिए, आरएनए क्या है, तो सजीवों में गैर अनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन अपवाद में क्या है, रेट्रोवायरस। आगे अब ये सेंट्रल डोग्मा, अच्छा क्वेश्चन है। सेंट्रल डोग्मा क्या है, तो डीएनए से प्रोटीन बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को जो सेंट्रल डोग्मा के नाम से जाना जाता है, जो 4 चरण में होता है। सेंट्रल डोग्मा क्या है, तो डीएनए से प्रोटीन बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। जिसके 4 चरण है। पहला रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन क्या है, तो कोशिका विभाजन के समय डीएनए अपने आप को डबल कर लेता है, उसे क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं। यानी कोशिका विभाजन के समय डीएनए अपने को डबल कर लेगा तो क्या कहलाएगा, रिप्लिकेशन होगा। और दूसरा है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है, तो डीएनए से प्राप्त सूचना के आधार पर आरएनए के द्वारा जो प्रोटीन निर्माण किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन कहा जाएगा। जबकि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो डीएनए से प्राप्त सूचना के आधार पर राइबोज जो प्रोटीन का निर्माण करेगा उसे क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाएगा। जबकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो आरएनए के सूचना के अनुसार आप बनाएगा। वहाँ तो सब जगह डीएनए के सूचना के अनुसार, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या, तो आरएनए का डीएनए में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। उस समय क्या है, डीएनए से सूचना के अनुसार, लेकिन यहाँ क्या है, आरएनए जो है डायरेक्ट डीएनए में बदल जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। अब एक कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में क्या, कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। माइटोसिस क्या है, तो समसूत्री विभाजन है, जबकि मियोसिस क्या है, तो अर्धसूत्री विभाजन है। तो समसूत्री विभाजन में क्या, इस कड़ी में एक कोशिका 2 कोशिका में विभाजित हो जाता है। याद रखिएगा, समसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका टूट के 2 कोशिका में विभाजित होता है। इसका उपयोग जख्म को भरने में और शरीर के विकास में जो है माइटोसिस का उपयोग होता है। जबकि मियोसिस जो है अर्धसूत्री विभाजन है, यह एक कोशिका टूटकर 4 कोशिका में विभाजित हो जाता है। मियोसिस की क्रिया शरीर के कायिक कोशिका यानी प्रजनन सेल में होता है। इसके द्वारा, याद रखिएगा, इसके द्वारा अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होता है। याद रखिएगा,
मियोसिस कहाँ प्रयोग होगा? तो कायिक कोशिका में होगा, यानी प्रजनन सेल में। इसके द्वारा अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होता है और यह घटना क्रॉसिंग ओवर के दौरान होता है। इसी कारण अलग अलग अनुवांशिक लक्षणों वाले स्पर्म और ओवन का निर्माण होता है। फलस्वरूप एक ही माता के संतान जो है अलग अलग लक्षणों के होते हैं, याद रखिएगा। आगे अब है नोट। जैव जगत में जैव विविधता का कारण न्यूट्रिशन है। इसका अर्थ है इसका अर्थ होता है विभिन्न कारणों से रूप आकार में परिवर्तन होता है। ऑटोमेटिक है, जिसके पास जितना अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा उतना अच्छा विकसित करेगा, रूप आकार बदलेगा। आगे जिसकी खोज किसने की थी? डी हैरिज ने खोजा था, याद रखिएगा। जैव जगत में जैव विविधता का कारण न्यूट्रिशन है, जिसकी खोज किसने किया था? डी हैरिज ने किया था। किसने खोजा था? डी हैरिज ने किया था। आगे मनुष्य में 22 जोड़े ऑटोसोम पाया जाता है, जबकि एक जोड़ा क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। याद रखिएगा, मनुष्य में 22 जोड़ा ऑटोसोम होता है और एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। आगे लिंग का निर्धारण भ्रूण में निषेचन के समय ही हो जाता है, जबकि सरीसृप रेप्टाइल में लिंग निर्धारण पर्यावरण याद रखिएगा, ताप की बड़ी भूमिका होती है। रेप्टाइल और सरीसृप में जो है लिंग का निर्धारण जो है टेम्परेचर यानी तापमान उस पर निर्भर करता है। जैसे कछुआ के प्रजाति के अंडे को 30 डिग्री सेल्सियस पर मादा बच्चा होता है, जबकि 25 डिग्री सेल्सियस पे नर बच्चा पैदा होता है। आगे मोरनी जो है मोर के आंसू पीकर गर्भवती होती है। मोरनी मोर के आंसू पीकर गर्भवती होती है, जबकि हमिंग बर्ड सबसे छोटा बर्ड है और एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर देखकर उड़ती है। हमिंग बर्ड सबसे छोटी पक्षी है जो एकमात्र जो है पीछे की ओर देखकर उड़ती है, जबकि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। जबकि सबसे बड़ा पक्षी क्या है? शुतुरमुर्ग। आगे अब ये उत्तक, अगला चैप्टर है टिश्यू। उत्तक कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। इसके अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, जबकि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते थे? साइटोलॉजी। जबकि उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। आगे संरचना कार्य उत्पत्ति के दृष्टि से दो प्रकार के हैं, एक एनिमल टिश्यू और दूसरा प्लांट टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। याद रखिएगा, एनिमल टिश्यू में कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है? यह शरीर के अंदर और बाहर पाई जाती है। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? शरीर के अंदर और बाहर पाई जाती है। शरीर के अंदर इसे यूट्रस मेम्ब्रेन कहते हैं, जबकि शरीर के बाहर इसे त्वचा के नाम से जाना जाता है। शरीर के अंदर रहेगा तो इसे क्या कहेंगे? यूट्रस मेम्ब्रेन कहेंगे, जबकि शरीर के बाहर जो रहेगा उसे त्वचा के नाम से जाना जाता है। जबकि त्वचा शरीर की सबसे बड़ी अंग है। याद रखिए, त्वचा शरीर की सबसे बड़ी अंग है, जबकि इसे जो है जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन के नाम से जाना जाता है। ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन के नाम से जो है त्वचा को जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे और जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन किसको कहा जाता है? तो त्वचा को कहा जाता है। आगे इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। आगे त्वचा की पहली परत मृत होती है। त्वचा की पहली परत क्या होती है? मृत होती है एवं जलरोधी और वायुरोधी भी होता है। त्वचा की पहली परत क्या है? कुछ भी करेंगे इसको पता चलेगा। आगे यह जो है कैरोटीन प्रोटीन का बना होता है। किस चीज का बना होता है? कैरोटीन प्रोटीन का बना होता है, जबकि मेलेनिन नामक काले रंग के प्रोटीन के कारण इस पे रंग का निर्धारण होता है। आगे नोट है सरीसृप रेप्टाइल डिप्थीरिया। याद रखिएगा, क्रोमेटोफोर नामक कोशिका के कारण रंग बदलता है। याद रखिए, जो गिरगिट सब जो अपना रंग बदलता है किसके कारण? तो क्रोमेटोफोर के कारण अपना रंग बदलता है। जबकि त्वचा से उत्पन्न कैरोटीन संरचना क्या क्या है? यानी त्वचा से जो कैरोटीन से उत्पन्न कौन कौन सी संरचना? नाखून है, खूर है, बाल है, ये सब क्या है? कैरोटीन से उत्पन्न अंग है। आगे अब एपिथेलियल खत्म, अब एक कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक। एपिथेलियल में क्या है? यह 2 या 2 से अधिक अंगों के परस्पर जोड़ने से बनता है, जिसके मुख्य उदाहरण है। याद रखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू क्या है? तो यह 2 या 2 से अधिक अंगों के परस्पर जोड़ने से होता है, जिसके मुख्य उदाहरण निम्नलिखित है: ब्लड,
लसिका, बोन, कार्टिलेज, एरियोला टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, टेंडन और लिगामेंट। ये सब क्या है तो कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है। कौन कौन है? ब्लड, लसिका, बोन, कार्टिलेज, एरियोला टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, लिगामेंट और टेंडन। यही सबको पढ़ना है 8 को। तो ब्लड पहले देखिए। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसका pH मान 7.4 होता है। ये कैसी प्रकृति का? क्षारीय प्रकृति का होता है। जबकि 7.4 हो गया तो ऑटोमेटिक है जो क्षारीय प्रकृति का होगा। एक सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर पूरे शरीर में ब्लड होता है, जबकि पूरे शरीर का वजन का भार का 7 से 8% होता है। लीटर में कहे तो 5 से 6 लीटर, जबकि भार कहे तो 7 से 8%। आगे ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, जबकि कोशिका भार 45% होता है। प्लाज्मा में 92% जो है जल पाया जाता है। याद रखिए, प्लाज्मा में 92% जल पाया जाता है। ब्लड में प्लाज्मा 55%, जबकि प्लाज्मा में पानी 92%। आगे अब ये लसिका भी कनेक्टिव टिश्यू का ही भाग है। यह तरल अवस्था में पाया जाता है। लसिका बराबर ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स प्लस कुछ पार्टिकल्स को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? लसिका बन जाएगा। याद रखिए, क्वेश्चन देगा या लसिका बराबर प्लाज्मा बचा फिर प्लस WBC। जब सब हम हटा ही दिए तो बचा क्या? प्लाज्मा और WBC बचा। तो लसिका बराबर अगर होल ओवर में पूछे तो लसिका बराबर प्लाज्मा प्लस WBC होता है। आगे अब ये लसिका का मुख्य काम प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। लसिका का काम क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। जबकि लसिका का मुख्य अंग, याद रखिए, लसिका का मुख्य अंग कौन है? ये टॉन्सिल, एस्प्लीन यानी प्लीहा और एडिपोज। ये सब किसका भाग है? तो लसिका का भाग है। लसिका का कौन कौन सा अंग है? तो याद रखिए, टॉन्सिल है, एस्प्लीन यानी प्लीहा है और अपेंडिक्स है। ये सब क्या है? तो ये लसिका का ही भाग है। अब ये बोन यानी हड्डी, यह ठोस संयोजी ऊतक है। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। याद रखिएगा, हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। इसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिए, हड्डी में कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। जबकि बोन में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। बोन में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। जबकि पक्षी की हड्डी में वायुरंध्र पाया जाता है। पक्षी की हड्डी में वायुरंध्र पाया जाता है। जबकि मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी जांग की हड्डी होती है। जबकि सबसे लंबी हड्डी भी जांग की हड्डी फीमर होती है। जबकि मजबूत भी यही होती है। नहीं, वो दूसरा बात है। आगे जबकि सबसे छोटी क्या है? तो स्टेपिस कान की। कान में 3 प्रकार की हड्डी पाई जाती है। उसका ट्रिक है मिस, MIS। M से मेलस, I से इनकस, S से स्टेप्स। कान में कितने प्रकार की हड्डी? 3, मेलस, इनकस और स्टेप्स। आगे अब एक कार्टिलेज, यह क्या है? तो लचीली हड्डी होता है। कार्टिलेज क्या है? तो ये लचीली हड्डी होती है। इसमें याद रखिए, कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। मानव शरीर में बाहरी कान, लैरिंग्स यानी श्वसन तंत्र में पाया जाता है। कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? ये बाहरी कान में, और लैरिंग्स श्वसन तंत्र में जो है ये क्या है? तो लैरिंग्स का ही उदाहरण है। साथ ही नवजात शिशु में इसकी संख्या अधिक होती है। लचीला जो होता है कार्टिलेज की अधिकता के कारण ही लचीला होता है। जबकि टेंड्रॉन क्या है? अगला भाग, तो मसल्स को हड्डी से जोड़ कर रखता है। ये टेंड्रॉन क्या करता है? तो मसल्स को हड्डी के जोड़ कर रखता है। यह मजबूत होता है। यह जो है कोलेजन प्रोटीन से बना होता है। तो टेंड्रॉन में कौन सा प्रोटीन? कोलेजोन प्रोटीन किसमें? तो टेंड्रॉन में। जबकि एस्ट्रेन यानी क्या? खिंचाव का संबंध भी जो है टेंडोन से ही है। जो पैर में जो खिंचाव आ जाता है किससे? इससे टेंडोन से ही संबंधित होता है। याद है, कोलेजन प्रोटीन से टेंडोन बना होता है। अगला है लिगामेंट। लिगामेंट क्या है? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ कर रखता है। लिगामेंट क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ कर रखता है। जबकि इलास्टिन प्रोटीन का ये बना होता है। लिगामेंट किस चीज़ का बना होता है? इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है। आगे अगला है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज क्या करता है? तो यह वसा का संग्रहण करता है। एडिपोज क्या करता है? वसा का संग्रहण करता है। जबकि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जानवरों में वसा संयोजी ऊतक मोटे परत पाई जाती है, जिसके कारण उसे ठंडा से बचाव होता है। ये एडिपोज टिश्यू कहाँ ज़्यादा रहेगा? ठंडे प्रदेशों में, ठंडे प्रदेश में रहने वाले जानवरों में। आगे जंतु में रिवर्स फूड यानी संचित भोजन के रूप में कौन सा रहता है? ग्लाइकोजन। याद रखिएगा, जंतु में रिवर्स फूड के रूप में कौन सा
कौन रहता है? तो ग्लाइकोजन, जबकि पेड़ पौधा में स्टार्च के रूप में। यानी जंतु में जो रिवर्स फूड के रूप में कौन रहता है? तो ग्लाइकोजन, जबकि पेड़ पौधा में स्टार्च के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में जंतु में रिवर्स फूड के रूप में, यानी नहीं खाइएगा तो कम से कम आप जिंदा रहिएगा, और पेड़ पौधा में स्टार्च के रूप में। आगे अब ये लास्ट है एरियोलर टिश्यू। इसे जो है पैकेजिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं। यह त्वचा को मसल से जोड़ता है। जो क्या करता है? त्वचा को मसल से जोड़ता है। याद रखिए, एरियोलर टिश्यू क्या करता है? तो त्वचा को मसल से जोड़ के रखता है। यह दो ऊतक के बीच, याद रखिएगा, खाली स्थान को भी भरने का कार्य करता है। एरियोलर टिश्यू क्या करता है? तो दो ऊतकों के बीच खाली स्थान को भरने का काम कौन करता है? तो एरियोलर टिश्यू करता है। इस तरह मेरा कनेक्टिव टिश्यू भी खत्म। अब आइए नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में क्या? तो यह टिश्यू ब्रेन में पाया जाता है। नर्वस टिश्यू कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाएगा। इसकी इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है। नर्वस टिश्यू की इकाई क्या है? न्यूरॉन है। जबकि शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन ही है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन है। दो तंत्रिका के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। दो तंत्रिका के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है। जबकि माइलिन प्रोटीन, याद रखिएगा, माइलिन प्रोटीन इसमें पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र में कौन सा प्रोटीन? माइलिन प्रोटीन पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र में कौन सा प्रोटीन? माइलिन प्रोटीन पाया जाता है। आगे बढ़िए। नोट है, मेनिंजाइटिस, पार्किंसन, अल्जाइमर रोग का संबंध किससे है? तो मस्तिष्क से। याद रखिएगा, मेनिंजाइटिस, पार्किंसन और अल्जाइमर रोग का संबंध किससे है? तो मस्तिष्क से। अगला टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या है? तो मसल जो है मांसपेशी में पाया जाता है, जिसकी संख्या 639। मसल की संख्या कितनी है शरीर में? 639 है। जबकि मसल्स के अध्ययन को मायोलॉजी या सार्कोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मसल के अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी या सार्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। जबकि मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन से बना होता है। याद रखिएगा, मसल किस चीज़ का बना होता है? तो मायोसिन या एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। जबकि जबड़े की पेशी सर्वाधिक मजबूत होती है। जबड़े की मांसपेशी सर्वाधिक मजबूत होती है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगले दिन बायोलॉजी का इससे आगे पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।